हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। पर उससे पहले हम बात कर लें स्टेप अप एकेडमी के ऐप की, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, करियर काउंसलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही आप स्टेप अप एकेडमी की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और वेबसाइट पे आपको फ्री स्टडी पैकेज है, अपडेटेड प्लेलिस्ट है, 6 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं एकदम फ्री। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 6 टिश्यू, और पार्ट 1 हमने देख लिया, पार्ट 2 हमने देख लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में प्लांट्स टिश्यू के बारे में देखा था कि प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं। पहले तो हमने बात की थी टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होता है, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में बात करी। फिर प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यू में क्यों डिफरेंस है, क्या उनको अलग करती है उनके टिश्यूज़ में, ठीक है। फिर हमने बात करी कि प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो एक्टिव सेल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। पर परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं वो अपनी ये कैपेबिलिटी लूज़ कर देते हैं सेल डिवीजन की, वो सेल डिवीजन शो नहीं करते। यही डिफरेंस होता है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक जिस भी रीजन में प्रेजेंट है प्लांट के, वहाँ पे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करेगा। अगर किसी रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो वहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। वहीं जो परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिंपल में आता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने वास्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम की बात करी थी, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो वाटर, मिनरल, फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थी किसकी स्टोरी, ये हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में। और अब हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके, तो एनिमल टिश्यू जो है ना वो होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 आर एस फॉलोज। ओके, एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टिश्यूज में क्लासिफाइड हैं, कैटेगराइज्ड हैं। किस बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज करा है? इनको हमने कैटेगराइज किया उनके फंक्शन के बेसिस पे। प्लांट्स के जो टिश्यूज थे उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया था? सेल डिवीजन के बेसिस पे, कि कौन से टिश्यू सेल डिवीजन करते हैं और कौन से सेल डिवीजन नहीं शो करते। बट एनिमल्स टिश्यू को हमने क्या क्लासिफाई करा है, कैटेगराइज करा है उनके फंक्शंस के बेसिस पे। ओके, तो सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, देन कम्स मस्कुलर एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ओके, एपिथेलियल जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस, जहाँ पे वो प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है उनके बेसिस पे। ओके, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। और चलिए हम ये पूरा देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को में आता है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू से समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ है जो हमारे बॉडी ऑर्गन को या पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू में सारे ऐसे ही टिश्यूज आते हैं जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रही है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो लेयर बनाता है। ओके, और मस्कुलर टिश्यू जो है हमें समझ में आ रहा है मसल से रिलेटेड है, राइट। और नर्वस टिश्यू जो है वो तो क्या है, वो होते हैं हमारे नर्व सेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो नर्व सेल्स मिलके बनाती है, दैट इज नोन एज नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करते हैं तो क्या होता है, द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इज एपिथेलियल टिश्यू। इट इज द सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है सिंपलेस्ट टिश्यू है, ठीक है, सिंपल लेयर है। क्या है, सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक तो कवरिंग होती है और प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। कैसे नेचर होता है ये, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होती है। ओके, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी। ये ज्यादातर ऑर्गन्स को, कैविटीज को बॉडी के कवर करती है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू। देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है।
ओके तो हमने क्या बात करी, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है। ओके ये जो होती है ये ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करती है। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो आपस में बहुत चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे चिपके रहते हैं, ठीक है। तो सेल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब ये देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज के क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजुरी, इन्फेक्शंस एंड आल्सो फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। ये तो हमने देखा ही था कि ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। तो ये किससे प्रोटेक्ट करती है हमें ये प्रोटेक्ट करती है ऑलमोस्ट हर एक चीज़ से जो हमको हार्म कर सकती है, जैसे कि ड्राइंग, अगर सेल ड्राई हो जाएंगे, इंजरी, चोट लग जाएगी, इन्फेक्शन से, ओके, एंड ऑल्सो फॉर्म हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, जैसे कि हमारी स्किन की है तो ये भी किससे बनी हुई है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है। अब हमको चोट से भी कौन बचाता है, हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू बचाती है। हमें अगर ऐसा कोई भी कीड़ा हमारी स्किन को छेद करके अंदर घुस जाएगा, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इससे भी हमें कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करती है। इंजरी, ड्राइंग, सबसे जो है एपिथेलियल टिश्यू हमें प्रोटेक्टेड रखती है। It plays a vital role in regulating the exchange of material between the body and external environment and between the different body parts. एपिथेलियल टिश्यू जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो भी चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू। ओके कौन सी चीज़ बाहर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए, एपिथेलियल टिश्यू डिसाइड करती है। और क्या करती है कि एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको भी कौन देखता है, उसकी भी देख रेख कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो चीज़ भी रेगुलेट करती हैं। ओके एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, ओके हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और हमारे लंग्स में भी प्रेजेंट है। तो क्या कर रही हैं, वाटर का अब्जॉर्प्शन भी कर रही हैं, न्यूट्रिएंट्स का भी अब्जॉर्प्शन कर रही हैं और गैसेस का डिफ्यूजन भी करवा रही हैं। ओके हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से वेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाए उसके लिए भी कौन हेल्प कर रही है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू। तो मैंने बताया ना जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है तो यही है, यही काम एपिथेलियल टिश्यू कर रही है। ओके On the basis of shape of the cell, the epithelial tissues are further classified as follows. Okay? अब शेप के बेसिस पे हमने फिर से एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करा है। तो कैसे क्लासिफाई किया, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम है, इट कॉन्स्टिट्यूट द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी। स्क्वैमस एपिथेलियल जो होती है वो हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। These cells are large, flattened, filled with cytoplasm possessing a small round nucleus at the center. अभी कैसी होती है, सेल्स जो होती है लार्ज होती हैं बट फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है, दिख रहा है आपको ये फ्लैट है। ओके ये क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। दे आर फ्लैट एंड हैव एन इरेगुलर राउंड शेप, फ्लैट होती है और इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर राउंड शेप का होता है। ओके अब जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये फर्दर क्लासिफाइड है किसके बेसिस पे, सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, इट इज अ सिंगल लेयर एंड क्लोजली फिटेड एपिथेलियम। ये क्या होती है, सिंगल लेयर से बनी हुई, ये जो दिख रहा है ना ये सिंपल है, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है क्योंकि ये एक ही लेयर से बनी हुई है। और वही स्ट्रैटिफाई की बात करें तो स्ट्रैटिफाई का मतलब होता है लेयर्स में। ओके तो जब ये स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर्स में अरेंज हो जाती है तो उसको हम स्ट्रैटिफाई बोलने लगते हैं। द सेल्स आर वेरी थिन एंड फ्लैट एंड अपीयर एज अ टाइल्स फ्लोर। ओके कैसा अपीयर होती है, ये एकदम टाइल्स जैसी होती है ना वैसी टाइप की अपीयरेंस होता है इनका, थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं। इट फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वुलाई। और प्रेजेंट कहाँ होती है ये, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस से। जो लंग एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई
जो लंग्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो किससे बना होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। वेयर सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कवर्स द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ। तो सिंपल स्क्वैमस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला? हमें मिला ब्लड वेसल में, फिर मिला एल्वुलाई में, देन इट ऑल्सो कवर्स ईसोफेगस एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। ठीक है, माउथ की लाइनिंग को भी कौन कवर करके रखता है? हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है? ब्लड वेसल्स में, एल्वुलाई में, ईसोफेगस में एंड माउथ में। ओके, अगर मैं अब बात करते हैं हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैंने बता दिया कि जब ये एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू को लेयर्स में हमने अरेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको लेयर्स दिख रही है ना, 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, जैसे लेयर्स में अरेंजमेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ स्किन एज इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजुरी एंड इज वाटरप्रूफ। ओके, तो स्क्वैमस एपिथेलियम स्किन में जाके लेयर्स फॉर्म करती हैं, उसको हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। और ये लेयर्स क्यों फॉर्म करती है? इसलिए करती है ताकि हमारे स्किन को ये बचा सके मैकेनिकल इंजुरी से। और वाटरप्रूफ तो है ही भाई, बारिश होती है तो क्या पानी हमारे स्किन से अंदर चला जाता है? नहीं जाता ना, तो वाटरप्रूफ होती है। सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट देयर वेयर एंड टियर। ओके, तो सेल्स जो होती हैं वो लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ सिंगल लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर्स, एक लेयर ही होगी, दूसरी, है ना, ऐसे लेयर्स में प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि वेयर एंड टियर को ये रोक सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिथेलियम की, वो कौन सा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो हमने बात करी थी कि जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं वो किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है? हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब जो स्क्वैमस थी दैट इज ऑफ फ्लैट, अभी जो क्यूबॉइडल है ना, ये क्यूब शेप की होती है। कैसी होती है? क्यूब शेप की होती है। इट इज मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल विच हैव राउंड न्यूक्लियाई। ओके, किससे बनी होती है? क्यूब शेप सेल से बनी होती है, जिनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं? राउंड होते हैं। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है किडनी ट्यूब्यूल्स में। किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उधर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उसको हम किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और ये किडनी ट्यूब्यूल्स किससे बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। The duct of salivary gland where it provides mechanical support. Okay? और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? सलाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स को जो सीक्रेशन को कलेक्ट करता है उसको हम डक्ट बोलते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं वो भी किससे बने हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने हुए हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सीक्रेशन ऑफ मटेरियल। अब ये क्या करता है? क्या हेल्प करता है ये हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, कोई चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, और सिक्रीशन के लिए, कुछ चीज़ को सिक्रीट करने के लिए। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, ओके, तो कुछ चीज़ को रिलीज करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर एपिथेलियम है तो ये कैसे होते हैं? कॉलम लाइक होते हैं, पिलर लाइक होते हैं। ओके, पिलर लाइक होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टॉल पिलर लाइक cells with elongated nuclei. ओके, तो कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, और न्यूक्लियाई कैसे होता है? इलोंगेटेड होता है, मतलब लंबा होता है, ऐसा लंबा होता है इनका न्यूक्लियस। अभी तक हमें क्या देख रहे थे? राउंड न्यूक्लियाई, सेंटर पे न्यूक्लियाई, राइट, बट इनका कैसे? इलोंगेटेड है, थोड़ा लंबा है। It is usually found in the inner lining of intestine where absorption and secretion occur. अभी कॉलमनर एपिथेलियम हमें कहाँ मिलते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम हमें मिलते हैं इंटेस्टाइन में, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन किसका होता है? इंटेस्टाइनल जूसेस का सिक्रीशन होता है। ओके, और अब्जॉर्प्शन किसका होता है? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। ओके, ये क्या करता है? एपिथेलियल बैरियर के अलोंग ये मूवमेंट को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मूवमेंट करवाता है। सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है, इनमें क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं। जैसे ये कॉलम है, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम है, अब इसमें क्या आ गया? हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया।
इनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया जो है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, किसी भी सब्सटेंसेस, पार्टिकल्स या मटेरियल्स के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीलिया। सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। When columnar epithelial cell possesses cilia, hair-like projection, it is called ciliated columnar epithelium. Okay? किसी भी एपिथीलियम में अगर सीलिया प्रेजेंट है तो हम उसके आगे सीलिया लगा देंगे, सीलिएटेड लगा देंगे। कॉलमनर के आगे इसलिए सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। द सीलिया हैव द एबिलिटी टू मूव। सीलिया के पास क्या है, मूवमेंट कराने की एबिलिटी है। देयर मूवमेंट पुशेस सब्सटेंसेस लाइक म्यूकस फॉरवर्ड। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जो है ना हमारे काफ़ी सारे मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओके जैसे कि लंग्स में बात करूं तो जो तुमको बलगम आता है ना, राइट, जो हमारी नाक बहती है, जो हमको रनी नोज होता है, वो सब क्या है, वो म्यूकस है। ओके तो क्या करती है सीलिया, सीलिया कहाँ प्रेजेंट होती है, सीलिया हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। वो मूवमेंट का काम करती है। और किसके मूवमेंट का काम करेगी, ये पार्टिकल सब्सटेंसेस का। तो जो म्यूकस हमारे लंग्स में भर जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भर जाता है, तो उसको ये आगे की तरफ मूव करती है। भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है। जब एक्सेस में म्यूकस हो जाता है तो थोड़ा बहुत रहता है, बट एक्सेस में हो जाता है तो उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो हम कैसे निकालते हैं, छींक के निकालते हैं, नाक बहती है, रनी नोज हो जाता है ना, वेट कफ होता है, ये सारी चीज़ें होती है। It is found in the respiratory tract and also lines ovaries, sperm ducts, kidney tubules, etc. ये कहाँ मिलता है हमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, ओविडक्ट्स में मिलता है हमें, स्पर्म डक्ट और किडनी। ठीक है, जो स्पर्म और ओवम को कैरी करती हैं, स्पर्म को कैरी करने वाला स्पर्म डक्ट और ओवम को कैरी करने वाला ओविडक्ट, जिस ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यूज की। This result in the formation of multicellular gland. This is called glandular epithelium tissue. Okay, तो epithelium tissue है, अगर वो inwards fold हो जाता है, इनवर्ड्स फोल्ड होके वो क्या बनाता है, यहाँ पे क्या हुआ, इनवर्ड्स फोल्ड हो गया, इसने क्या बनाया, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड बनाया जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो। ओके एपिथेलियम टिश्यू इनवर्ड्स फोल्ड होके मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बनाते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। ओके दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। कोई भी एपिथेलियम टिश्यूज अगर इनवर्ड फोल्ड हो जाते हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बनाते हैं तो उनका नाम हम दे देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। ओके तो यहाँ पे जो है हमारा एपिथेलियम टिश्यू, एनिमल टिश्यू जो है उसका हमने एक पार्ट देखा, एपिथेलियम टिश्यू, वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू का के पार्ट्स कौन कौन से, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, मस्कुलर एंड नर्वस। ये हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।